हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं किडनी और उसकी समस्याओं के बारे में। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर संदीप, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोगों को किडनी के बारे में तो पता होता है, लेकिन किडनी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है ये पता नहीं होता। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो अभी किडनी यानी जो उसका मेडिकल टर्म वर्ड है वो है वृक्क यानी गुर्दा। तो ये शरीर में दो होते हैं, जैसे हमें दो आंखें रहते हैं वैसे दो किडनी होते हैं शरीर में, और वो पेट में पीठ की तरफ पीछे के बाजू रहते हैं। और इसकी वजह से जब हम कभी भी बोलते हैं कि मेरी पीठ दुख रही है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि शायद तुम्हें किडनी का स्टोन हो, किडनी में पथरी हो। तो किडनी जो है वो पीठ में अपने रीढ़ की हड्डी और पेट के जो एरिया है उसके बीच में रहता है और रीढ़ की हड्डी के बाजू में रहता है। तो किडनी जो है वो दो है, वो लंबे आकार के रहते हैं गोले की तरह, और उसमें से दो पाइप निकलते हैं जो नीचे पेशाब की थैली के अंदर जाकर पेशाब हमारा जमा होता है जी। तो ये हो गया इसका सिचुएशन इन द बॉडी। जी डॉक्टर, मैं और ये पूछना चाहूंगी कि ये जो किडनी है जो हमारे शरीर में कार्य करती रहती है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या कार्य करती है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो अभी सब लोग जानते हैं जो किडनी है वो हमारे शरीर में मूत्र यानी पेशाब तैयार करती है। तो दोनों किडनी हमारे शरीर में अविरत काम करती है, 24 घंटे पूरे साल हमारी किडनी काम करती है। लेकिन जैसे मैं एक ही वक्त पे किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का मित्र हूँ और किसी का दुश्मन हूँ, उस तरह किडनी के भी अलग अलग तरह के काम रहते हैं। तो इसमें एक तो हमारे शरीर में जो खून की कमी रहती है हीमोग्लोबिन की, उसको बढ़ावा देना ये किडनी का काम है। हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, बोन्स है, उसको ताकतवर बनाना किडनी का काम, उसमें एक हाथ रहता है। और जो हमारा पानी हम पीते हैं उसको पेशाब की रास्ते से बाहर निकालना, यानी हमारे शरीर में पानी ना भर जाए, ये किडनी का काम है। बाद में हम जो खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी खाना हजम होता है, उसके हिसाब से जो अच्छी चीजें भी बनती है और खराब चीजें भी बनती है। तो जो खराब चीजें उसको बाहर निकालने का काम हमारे लिवर और किडनी करते हैं। जी डॉक्टर, अगर आपने पहले भी बताया कि हमें दो किडनियां होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जन्म से ही बस एक ही किडनी काम कर रही हो और दूसरी पूरी तरह से बंद हो? हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको अपेंडिक्स की जैसा कोई दर्द है, पेट में दर्द है, और इसकी वजह से उनकी सोनोग्राफी की गई। तभी पता चलता है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को बचपन से एक ही किडनी थी, दूसरी किडनी थी ही नहीं। लेकिन वो पढ़ाई किए, नौकरी किए, पिताजी बन गए, दादाजी बन गए और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं इनको कोई तकलीफ नहीं। तो जैसे हम कहते हैं एक आंख के आदमी को अंधा नहीं कहते, वो पूरा काम कर सकती है उसकी आंख, उसी तरह एक किडनी के ऊपर भी हमारा शरीर अच्छा रह सकता है। अभी हम जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं, तो समझो पिताजी ने बेटी को किडनी दे दिया, तो एक अच्छे ताकतवर आदमी ने एक पेशेंट को, मरीज को किडनी दे दिया। तो उनकी जो दो अच्छी किडनियां हैं उसमें से सब पूरा हम जांच करते हैं बहुत सारे जी। और उसके बाद में एक किडनी हमने मरीज को दे दिया। तो जो डोनर है, दाता है, उसके पास एक ही किडनी है और जो मरीज है उसके पास एक अच्छी किडनी है और दोनों अच्छे हैं तबीयत से। तो एक किडनी के ऊपर हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर जो दूसरी किडनी काम नहीं कर रही है, उसमें अगर इन्फेक्शन है या फिर कोई तकलीफ है, पथरी है, मवाज भर चुका है, तो वो तकलीफ देने वाली किडनी से शरीर को तकलीफ हो सकती है। तो उस वक्त यूरोलॉजी के डॉक्टर और हम नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर मिलकर उसका जांच करते हैं कि ये काम नहीं कर रही है और तकलीफ दे रही है, फिर वो किडनी दूरबीन से या ऑपरेशन से निकालने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर, अगर हमारी किसी एक किडनी में प्रॉब्लम हो तो हमें क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है? सिम्टम्स यानी शरीर को तकलीफ। तो सबसे पहले जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे हमारे किडनी की कोई धड़कन नहीं है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि किडनी की जो तकलीफें हैं वो साइलेंट यानी बिना कोई तकलीफ के ही अंदरूनी रहती है
और फिर कोई दूसरी जांच की वजह से या फिर कुछ थोड़ा सा शरीर को तकलीफ हो गया उसकी वजह से आगे जांच हो गई, तब पता चलता है कि अंदर से तकलीफ ज्यादा थी। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस के हिसाब से चेकअप किया जाता है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए आपने कुछ चेकअप कर लिया शरीर का, उसमें कभी कभी पता चल जाता है कि किडनी में शुरुआती या फिर ज्यादा लेवल की भी तकलीफ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम शरीर को तकलीफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा पेशाब का जो रास्ते से पानी निकलता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में पानी भर जाता है, तो पैर में सूजन। तो सबसे पहले जो मरीज होता है वो कहता है कि पैर में सूजन आ गया। बाद में जैसे जैसे शरीर से जो टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, जो खराब चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल रही है, किडनी का काम नहीं कर रही इसकी वजह से, तो फिर हमारे शरीर में वो तकलीफ देना शुरू करते हैं। और फिर भूख नहीं लगना, चलने पे सांस फूलना, फिर मन नहीं लगना, मछली होना, उल्टी होना, ये सब तकलीफें शुरू हो जाती है। जी, जैसे हमने बात की, आप ये जो सिम्टम्स है ये अगर किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसे उसकी जो शुरुआती जांच है वो किस तरह से की जाती है? तो जब भी कोई भी मरीज किसी भी तकलीफ से कोई भी डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री टेकिंग, पूछताछ कि सबसे पहले आपको कब से शुरू हुआ, इसके साथ में आपको और कोई बीमारियां है जैसे डायबिटीज है, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है। तो इसकी वजह से फिर हमें फिर आगे पता चलता है कि इनसे कोई उनका कनेक्शन है, कि डायबिटीज की वजह से किडनी के ऊपर तकलीफ हो गई, इसका भी हमें अंदाजा लग जाता है। उसके बाद में शारीरिक जांच की जाती है, पैर में सूजन है क्या, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर लेवल, उस वक्त आप डॉक्टर के पास है तभी उंगली से चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद में टेस्टिंग बताया जाता है, जांच बताई जाती है, उसमें सोनोग्राफी, पेशाब की जांच और खून की जांच की जाती है। और उसके साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के अगर आप मरीज है तो फिर आपका दिल का चेकअप, हार्ट का चेकअप और आंखों का चेकअप भी किया जाता है जी। अगर आप एक औरत है तो फिर आपको अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो फिर औरत की जगह से पैप स्मीयर भी बताया जाता है जी। वो जैसे केस रहेगा उसके हिसाब से बताया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने खून की जांच के बारे में बताया, तो किडनी के लिए जब खून की जांच की जाती है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन्हें आप चेक करते हो? तो अभी इसमें तो जब आप एक सादे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बस एक यूरिन रूटीन की जांच होती है और किडनी के ब्लड टेस्ट यानी क्रिएटिन किया जाता है जी। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो थोड़ा हम लंबा चेक करते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले हम किडनी का जो मेन कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वो है क्रिएटिन साफ करना। तो क्रिएटिनिन हम चेक करते हैं और उससे जो जुड़े हुए टेस्ट हैं वो है यूरिया और BUN, लेकिन इन सब में क्रिएटिनिन ज्यादा महत्व रखता है। उसके बाद में हम चेक करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड और पैराथायरॉइड हार्मोन। ये हमारे किडनी के और अस्थि यानी बोन से कनेक्शन रखते हैं। फिर हम चेक करते हैं हीमोग्लोबिन, CBC, ESR और आयरन स्टडीज, जिसमें ट्रांसफेरिन सैचुरेशन चेक किया जाता है। ये सब इंटरनेशनल जो हमारे गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम जो खून की कमी रहती है किडनी पेशेंट में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में HIV, HbA, anti-HCV या वायरल मार्कर्स करके रहते हैं, वो चेक किए जाते हैं। उसमें से अगर हेपेटाइटिस B आपका निगेटिव है, B फॉर बॉम्बे, तो फिर उसमें हम उनको वैक्सीनेशन का एडवाइस करते हैं कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव। बाकी और चीज़ों में सोनोग्राफी तो मेन होती ही है। सोनोग्राफी में हम किडनी का साइज, उसमें कोई पथरी है, कोई चोकअप है, कोई अटकाव है, और नीचे अगर पुरुष है तो फिर प्रोस्टेट, पौरुष ग्रंथि का चेकअप किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में हम कहते हैं कि पेशाब पकड़ के और पेशाब छोड़ के ऐसी सोनोग्राफी करें कि पेशाब की थैली को पेशाब बाहर फेंकने का कितना ताकत है। जो बुजुर्ग पेशेंट रहते हैं, डायबिटीज के मरीज रहते हैं, उनमें शायद वो ताकत कम रहे तो फिर इन्फेक्शन वाली पेशाब अंदर अटक के रहती है और फिर उसके लिए अलग रीति से इलाज और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था, क्या ज्यादा जरूरी है, यूरिन में प्रोटीन या खून में क्रिएटिनिन? अभी इसमें जो सामान्य लोग हैं वो जानते हैं कि यूरिन में कुछ तकलीफ हो गया तो किडनी का तकलीफ है, लेकिन जब खून में क्रिएटिनिन बढ़ जाए वो उसका अगला लेवल है।
तो इसकी वजह से अगर मुझे कोई पेशेंट बोले कि प्रोटीन यूरिन में 3+ जा रहा है और मेरा क्रिएटिनिन 2.1 है, थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, तो मैं उस क्रिएटिनिन को ज्यादा महत्व दूंगा, प्रोटीन को कम महत्व दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है उसका कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन अगर मुझे उसके ऊपर और जांच करनी है तो फिर वो क्रिएटिनिन क्यों बढ़ गया ये ज्यादा महत्व रखता है। जी डॉक्टर, अगर किसी की किडनी कमजोर हो तो वो ठीक कैसे हो सकती है? तो अभी कमजोर क्यों है किडनी, ये सबसे पहले प्रश्न होगा। तो अगर वो AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, कि मुझे पतली संडास हो गई, डायरिया हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, या इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उसकी वजह से दोनों गुर्दों के ऊपर प्रेशर आ गया और मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो जो वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से दोनों किडनी के ऊपर प्रेशर आया है, वो अगर ठीक हो जाए तो किडनी परिपूर्ण रीति से ठीक हो सकती है जी। लेकिन अगर मेरी किडनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द की गोली बहुत दिनों तक खाना, ऐसे कोई चीजों से या पथरी की वजह से अगर वो खराब हो रही है तो शायद वो किडनी ठीक ना हो और वो किडनी हमेशा के लिए कमजोर ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। अगर मेरे पास 4 सफेद बाल है तो बाद में मैं बुजुर्ग होऊंगा तो 8 सफेद बाल, 16 सफेद बाल, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे हमारी कमजोर किडनी, जैसी उम्र बढ़ेगी वैसे वो कमजोर किडनी और कमजोर होती जाएगी। सिर्फ उसको और थोड़ा संवारना, बटोरना, ये हमारा काम है, लेकिन हम उम्र से अभी तक जीत नहीं पाए हैं। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या एलोपैथी में क्रिएटिनिन के लिए कोई दवा है? अगर आप पूछेंगे तो एलोपैथी में सीधे क्रिएटिनिन को ठीक करने वाली दवा कोई भी नहीं है, लेकिन किडनी के ऊपर जिस चीज से दबाव आया है, प्रेशर आया है, तकलीफ हुई है, जो एक्यूट किडनी इंजरी हम कहते हैं, तो उसको अगर हम ठीक करेंगे तो फिर किडनी के ऊपर का दबाव कम होकर क्रिएटिनिन कम हो सकता है। अगर मुझे बहुत सारी पतली संडास हुई है और मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है या यूरिन में इन्फेक्शन है, तो फिर उसको हम जब ठीक करेंगे तो उसके बाद में किडनी के ऊपर जो दबाव था और क्रिएटिनिन बढ़ गया था वो कम हो सकता है। अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी जो परमानेंटली कमजोर किडनी के बारे में बात करेंगे, उसको फेल किडनी नहीं कहेंगे, कमजोर किडनी कहेंगे, तो उसमें शुगर का कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, उनकी जो अस्थियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक है उसको कम करना, कंट्रोल में लाना, फिर अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, प्रिवेंशन करवाना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा मदद करती है कमजोर किडनीज को। तो इसकी वजह से फिर हमारा जो क्रिएटिन है वो थोड़ा स्लो कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन अगर हम मुझे पूछेंगे कि डायरेक्ट क्रिएटिनिन ये ले लो 5 गोली आपका क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जी। जो एक कोई किडनी के मरीज रहते हैं जिनको एक स्पेशल तकलीफ होती है, कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, जिसमें हमारा शरीर जो है वही हमारे गुर्दों को खराब कर रहा है, ऑटो इम्यून जिसे कहते हैं। तो ऐसे मरीजों में ऑटो इम्यून को कम करने के लिए हम स्टीरॉयड करके दवा देते हैं। और वो स्टीरॉयड की दवा से जो वो अंदर की तकलीफ है वो शांत होती है, उसकी वजह से किडनी के ऊपर का प्रेशर कम होता है और क्रिएटिन कम हो सकता है, और ये सब करना जरूरी रहता है। जी डॉक्टर, अभी आपने किडनी फेल्योर के बारे में भी कहा, तो मेरा एक सवाल था कि कमजोर किडनी होना और किडनी फेल होना, इनमें क्या अंतर है? अभी जो 40-50 साल पहले की बात थी कि गुर्दे कमजोर हो गए, किडनी फेल हो गई, यानी मरीज खत्म हो गया, फोटो को हार लग गया, तो अभी वो चीज नहीं है। अभी हमारे जो मशीन्स हैं, हमारे जो दवाइयों की अवेलेबिलिटी, प्रकार जो है, वो सब बहुत आगे चले चुके हैं, और इसकी वजह से किडनी की वजह से किसी की मौत हो गई ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कोई एक अवयव हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी हम व्यंग में चले गए, दिव्यांग हो गए तो हमारा सब खत्म हो गया, ऐसे सोचा जाता है जी। तो फिर जो एक फेलियर शब्द है ये बहुत खराब शब्द है। तो इसकी वजह से फिर हमारे पूरे विश्व के नेफ्रोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जब किडनी के वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, तो उसको अगर हम फेलियर बोलेंगे तो मरीज और सगे वाले घबरा जाते हैं कि सब खत्म हो गया, फिर उसको गांव भेज देते हैं, इसका जो होगा हो जाएगा, ऐसा सब सोचने लगते हैं। तो तभी पूरे विश्व के नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, सब जगह पे ये हमारा ऐसा बातचीत हुआ, और फिर ये हुआ कि इसको कमजोर किडनी कहते हैं, फेलियर किडनी नहीं कहते हैं। तो इसकी वजह से
ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो एक मानसिक उभार आता था लोगों को, तकलीफ होती थी, वो सब कम हो गया। और जब हम कहते हैं कि मरीज डायलिसिस पे गया, यानी दोनों किडनी कुछ भी काम नहीं कर रही है, शून्य काम कर रही है, फिर भी डायलिसिस एक मशीन है जो कृत्रिम है, कृत्रिम गुर्दा है, तो उसकी वजह से शरीर को किडनी का काम मिलता है और डायलिसिस का पेशेंट 2500 साल तक जी सकता है आराम से, काम भी कर सकता है, नौकरी पर भी जा सकता है, बीवी से झगड़ा भी कर सकता है। डॉक्टर, जैसे अभी आपने डायलिसिस के बारे में बात की, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम डायलिसिस पे चले गए तो मतलब हमारा सब कुछ अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इसी पे चलना है और हमारी तबीयत अभी खराब ही होती चली जाएगी। पर आपने कहा कि डायलिसिस का पेशेंट तो कितने भी साल जी सकता है अगर वो कृत्रिम रीत्या अगर हम लोग सब कुछ करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा, डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है और वो क्या काम करता है, इसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को थोड़ा बताइए। तो अभी अगर मुझे पैर में दर्द है और मैंने चलने के लिए कट्ठी ली, तो फिर वो कट्ठी मेरे शरीर को मदद करती है। मैंने कट्ठी ली इसलिए मेरे पैर खराब नहीं हुए, मेरे पैर खराब है इसके लिए मुझे कट्ठी लगी जी। उसी तरह अगर हमारे गुर्दे कमजोर हैं, किडनी वीक है, तो फिर डायलिसिस हमारे शरीर को मदद करती है। तो जो डायलिसिस का मशीन है उसमें डायलाइजर वगैरह जो है वो हमारा कृत्रिम किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है, वो हमारे खून के पॉइजन को, क्रिएटिन को साफ करता है और जो एक्स्ट्रा पानी है, ज्यादा पानी है शरीर में, उसको निकाल लेता है जी। इसकी वजह से हमारा शरीर का होम्योस्टेसिस यानी संतुलन ठीक रहता है। तो अभी जो शरीर से ठीक है, समझो अभी 17 साल की लड़की है जिसको पता चल गया कि उसके दोनों गुर्दे कमजोर है और वो डायलिसिस पे है, 6 साल का लड़का है जो स्कूल में जा रहा है, उसको कुछ किडनी का व्यंग था और उसकी वजह से उसके दोनों किडनी काम नहीं कर रहे हैं, वो डायलिसिस पर है। तो ऐसे लोगों को अगर डायलिसिस की ट्रीटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद में उनका तबीयत ठीक रह सकता है और अच्छी तरह रह सकता है। हम उसको बोलेंगे थोड़ी एक अलग जिंदगी है उनको, कि उनको बीच बीच में जो डायलिसिस लगता है उसके लिए उनको डायलिसिस सेंटर में जाना है या फिर घर पर डायलिसिस करना है, लेकिन खाना, खेलना, पढ़ाई करना, अपने काम पर जाना, अपना संसार संभालना, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम एक कहते हैं कि अगर मरीज में गुस्सा करने का ताकत है तो वो अच्छा मरीज है तबीयत से। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि किसी भी उम्र के इंसान को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी किडनी कमजोर हो सकती है, तो क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी को अफेक्ट होता है और वो खराब हो सकती है? तो जैसे मैंने पहले कहा, 2 तरह के किडनी के व्यंग रहते हैं। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी के कुछ कारणवश किडनी के ऊपर कमजोरी आ गई, प्रेशर आ गया, तो वो जब ठीक होता है तो किडनी ठीक हो सकती है। तो इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पतला संडास लगना, ब्लड प्रेशर लो होना, फिर इन्फेक्शन आना शरीर में, निमोनिया होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये सब है। और दूसरा यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पथरी, दर्द की गोली, पेन किलर बहुत दिनों तक खाना, इसके वजह से भी हमारे किडनी के ऊपर तकलीफ हो सकती है जी। तो जैसे जैसे तकलीफ का कारण रहेगा उसके हिसाब से शायद किडनी ठीक हो भी सकती है और शायद वो हमेशा के लिए कमजोर रह सकती है जी। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि पेन किलर जैसे हम लेते हैं तो उसका भी परिणाम हमारे किडनियों पर होता है, तो मैंने ऐसे सुना है कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो हमारे किडनी पर होता रहता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सुदृढ़ रहें जी, हेल्दी रहें। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, बराबर से खाना खा रहे हैं, मांसाहारी भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके इसमें समतोल है जी खाने में, और आप कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जॉगिंग ही करें, लेकिन चलना, सुबह में 1 घंटा चलना, शाम में 1 घंटा चलना, फिर स्मोकिंग नहीं करना, बाकी थोड़ा सा साधु संत की तरह रहना, ठीक से रहना, ये सब अगर आप करेंगे तो फिर आपका शरीर अगर सुदृढ़ रहेगा तो उसमें आपकी किडनी भी सुदृढ़ रहेगी। और इसमें अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको अच्छे कंट्रोल में रखना, इसके लिए आपके जो एमडी डॉक्टर हैं उनके पास जाके आप आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बराबर से मैचिंग करना आपके लेवल से, ये बहुत महत्व रखती है जी। और 40 साल की उम्र के बाद में हम सब डॉक्टर कहते हैं कि सब लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप, शरीर की जांच साल में 1 बार करनी चाहिए जी। तो इसके लिए मैं मरीज को ये कहता हूँ कि पहले आप 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर कर लीजिए,
फिर जनवरी के पहले हफ्ते में जांच करा लीजिए और उसके बाद में डॉक्टर को मिल लीजिए। लेकिन पहले आप एंजॉय कर लीजिए कि साल खत्म हो गया अच्छी तरह से। डॉक्टर, क्या आयुर्वेद या होम्योपैथी के इलाज से भी किडनी हमारे ठीक हो सकती है? अभी मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो दूसरी पैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इसके बारे में टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो कमजोर किडनी वाले लोग हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, भूत बाबा, साधु बाबा, चाइनीज हर्ब्स ऐसे बहुत सारी चीज करके ही आए हुए रहते हैं जी। तो हमने बहुत बार देखा है कि इससे किडनी के जो कमजोरी है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई बताते हैं कि ये लिया तो डायलिसिस बंद हो गया वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डायलिसिस के पेशेंट एलोपैथी के पास जो आते हैं उनका कभी डायलिसिस शुरू होने के बाद डायलिसिस बंद हुआ, जिनका परमानेंटली किडनी वीक हो उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा हमने ज्यादा देखा नहीं है। और इसके कारणवश हम दूसरों को बताते हैं कि आप लेना है तो दूसरी दवाई ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी किडनी सोनोग्राफी पर सूख गई है तो वो ठीक होना यूजुअली तो असंभव रहता है। जी डॉक्टर, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है और उसने किडनी के डॉक्टर के पास जाके ही उसका इलाज किया है, तो क्या उस इलाज के बाद भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है? हाँ, अभी जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो सोचता है कि अभी मैंने अपना केस इनके पास दे दिया तो अभी मेरा क्रिएटिन नहीं बढ़ेगा जी। लेकिन अगर आपकी किडनी कमजोर है तो जैसा आपका उम्र बढ़ेगा वैसा वो कमजोर किडनी और कमजोर होगी। तो डॉक्टर का ये जो युद्ध है ये उम्र से है जी। तो जब हम देखते हैं कि हमारा गुर्दा का क्रिएटिन 2 या 2.5 है ब्लड में, खून में, और जो सपोर्टिव दवा दी, तो जब सपोर्टिव दवा एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं तो समझो 2 साल के बाद में वो 2.5 क्रिएटिन 4 होने वाला था तो वो 3.5 होगा। यानी थोड़ी मदद होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका 2.5 क्रिएटिन 2.5 पर ही रहेगा या फिर दवा लेने से 2 पर हो जाएगा। ये ऐसे यूजुअली नहीं होता है। जी डॉक्टर, आपने जो क्रिएटिनिन लेवल की बात की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए जिससे हमारी किडनी स्वस्थ है, ऐसे हम जान सकते हैं? जो हमारे खून जांच के लेबोरेटरी है उनकी रेंज रहती है रिपोर्ट में, तो कोई लेबोरेटरी की 1.5 तक होती है, कोई लेबोरेटरी की 1.1 तक होती है। तो आपको आपके लेबोरेटरी का रेंज पहले देखना है। तो वो रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू उसके 0.75 अपना यूजुअल नॉर्मल रेंज रहता है। तो आपकी लेबोरेटरी का अगर 1.5 तक रेंज है तो आपका क्रिएटिन उस रिपोर्ट में, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो आपका क्रिएटिनिन 1.2 1.3 तक होना चाहिए। अगर 1.1 वाला रेंज का लेबोरेटरी है तो आपका 0.8 0.9 ऐसा आपका नॉर्मल रेंज आ जाता है। अच्छा। तो जब हम क्रिएटिनिन बढ़ता है तो यूजुअली एक अंदाज से हम बताते हैं कि 5 या 6 क्रिएटिनिन पे डायलिसिस शुरू होता है। डॉक्टर, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो क्या ऐसी कोई केस स्टडी है जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? तो वैसे तो बहुत सारे मरीजों को हमने ठीक भी किया है कि डायलिसिस शुरू था और डायलिसिस बंद भी हो गया, तो वो हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, उसको हम सीकेडी नहीं बोलते। जो किडनी ठीक हो सकती है उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं जी। तो एक मरीज थी जो डायबिटीज से पीड़ित थी और कुछ तो उनको बदहजमी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ दवाई ली थी ओवर द काउंटर, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं कौन से टाइप की दवा थी। तो उसके बाद में उनको भूख लगना बंद हो गया, उनको तकलीफ में थी, तो उनको मैंने चेकअप किया तो क्रिएटिन उनका 3.5 4 हो गया था। तो उनको एडमिट किया, उनको थोड़ी दवाइयाँ दी, लेकिन फिर भी वो क्रिएटिन बढ़ता रहा। तो फिर बाद में नीडल से किडनी का चेकिंग होता है, सुई से, उसको बायोप्सी कहते हैं, वो किया तो उसमें पता चला कि वो किडनी के ऊपर कोई जो पहली वाली दवाई थी उसका असर था। तो फिर हमने वो उनको स्पेशल स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट दिलवाया, थोड़े दिनों तक उनको डायलिसिस भी लगा, लेकिन बाद में उनकी किडनी पूरी तरह ठीक हो गई और उनका क्रिएटिन नॉर्मल में आ गया। वाह डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिनसे उन्हें फायदा हो। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको साल में एक बार हेल्थ चेकअप, जांच, बॉडी की जांच करनी चाहिए। और उसमें अगर कुछ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लीवर की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, तो उसको जितना ठीक कर सके उतना देखना चाहिए। स्वस्थ जीवन जिए, आपका खाना समतोल होना चाहिए, आपको कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए,
और स्मोकिंग और शराब से दूर रहना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी किडनी किस तरह से फंक्शन करती है और उसकी क्या समस्याएं होती है। ऐसे ही और कई विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।